नमस्कार बच्चों, इस वीडियो हम आपके कक्षा 8 के विज्ञान के चौथे पार्ट को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो इस पूरे पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि जो धातुएं हैं एवं अधातुएं ये क्या होती हैं, इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं और कुछ अपक्रियाएं, और लास्ट में इनके उपयोग जानेंगे, धातुओं और अधातुओं के उपयोग। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। जब भी धातुओं के गुणधर्म की बात करें तो आपको भौतिक गुणधर्म लिखने हैं जब तक कहा ना जाए रासायनिक गुणधर्म के लिए। तो देखिए, धातुएं चमकीली होती हैं। धातुओं का पहला भौतिक गुणधर्म है धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। देखो, जो धातुएं होती हैं उनमें चमक पाई जाती है, यानी वो चमकीली होती हैं, और धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। आप जितनी भी धातुएं देखते हैं वो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, यही कारण है कि वो कठोर होती हैं। धातुएं आघातवर्धक होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। देखो, आघातवर्धक मतलब है जैसे ही धातुओं को पीटें तो पीट कर पतली चादरों में फैल जाएं, जैसे आपने टीन देखी होंगी। धातुएं तन्य होती हैं। तन्यता का मतलब है जैसे धातुओं को खींचें तो वो पतले लंबे तारों में बदल जाएं, जैसे आपने तार देखेंगे, तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार। तो धातुएं क्या होती हैं? तन्य, यानी धातुओं को खींचकर लंबे तारों में बदला जा सकता है। अगला गुण है धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का मतलब है जैसे धातुओं को किसी कठोर सतह से टकराया जाए तो ध्वनि उत्पन्न होगी। अगला गुण है धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती हैं। जो धातुएं हैं ये ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। यही कारण है कि जो विद्युत के तार हैं वो किसी बनाए जाते हैं? धातुओं के। जैसे इसके उदाहरण देखिए, आयरन यानी लोहा, तांबा यानी कॉपर, जिंक यानी जस्ता, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। देखो, आयरन और लोहा दोनों एक ही हैं, तांबा और कॉपर एक ही हैं, ऐसे जिंक और जस्ता दोनों एक ही हैं। अब देखिए धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अभी हमने धातुओं जाने, अधातुओं के देखिए। अधातुओं में पहला भौतिक गुणधर्म है अधातुएं मलिन होती हैं, अर्थात ये चमकीली नहीं होती। ये धातुओं के विपरीत गुणों को दर्शाएंगी, इसलिए क्या कहेंगे इन्हें? अधातु। धातुएं तो चमकीली होती हैं लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती, अर्थात ये मलिन होती हैं। अधातुएं क्षणभंगुर होती हैं। देखो, धातुएं तो बहुत कठोर होती हैं लेकिन अधातुएं क्षणभंगुर होती हैं, अर्थात ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाती हैं। जैसे यह धातु पर हथौड़ा मारा जाए तो हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाती हैं, अर्थात ये क्षणभंगुर होती हैं। अगला गुण है अधातुएं आघातवर्धक नहीं होती। जो धातुएं होती हैं वो आघातवर्धक होती हैं लेकिन अधातुएं आघातवर्धक नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती। देखो, अधातुओं खींचकर लंबे पतले तार नहीं बनाए जा सकते, अर्थात अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अगला गुण है धातुओं का अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। जो अधातुएं हैं ये ध्वनिक नहीं होती हैं। अगला गुण देखिए, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। जो अधातुएं हैं ये ऊष्मा और विद्युत क्या होती हैं? कुचालक, जबकि धातुएं चालक होती हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या हैं? अधातुएं। इसके अलावा अन्य उदाहरण है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या हैं? अधातुएं। देखो, यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके गुणों के आधार पर, इनमें अंतर के आधार पर, इनकी परिभाषा के आधार पर, उदाहरण के आधार पर। तो देखिए, धातुएं एवं अधातुएं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4 अंतर लिखिए। इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। या जैसे धातुएं ध्वनिक होती हैं तो तांबा क्या है? धातु। और जो आपके स्कूल में घंटी होती हैं या मंदिरों में जो घंटियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? तांबे की। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मंदिर हैं या विद्यालय हैं इनमें तांबे की या धातुओं की घंटियां क्यों होती हैं? तब आपको लिखना है धातुएं ध्वनिक होती हैं, ये किसी सतह से या कठोर सतह से टकराकर ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि ये घंटियां धातुओं की बनाई जाती हैं, जैसे कि तांबा की। अब ऐसे ही अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे बिजली के तार धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तब आपको बताना है जो धातुएं हैं ये तन्य होती हैं और साथ में आघातवर्धक, यही कारण है कि बिजली के तार इसके बनाए जाते हैं। यहाँ से अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म दोनों याद रखने, इनके उदाहरण भी। अब देखिए आगे,
देखो अभी हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म जाने। अब देखिए धातुओं के अपवाद, इसके बाद देखेंगे अधातुओं के अपवाद। अपवाद का मतलब यही है, यानी ऐसी धातुएं जो धातुओं के नियमों का या गुणधर्मों का उल्लंघन करती हैं, उनका पालन नहीं करती, इनके विरुद्ध जाती हैं नियमों के, वो कहलाएंगे धातुओं के अपवाद। तो धातुओं के अपवाद देखिए, जो धातुओं के भौतिक गुणधर्मों का सामान्यतः पालन नहीं करती। देखो हमने पढ़ा था धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम धातु इतनी नरम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। देखो धातुएं क्या हैं, कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातु इतनी नरम है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यानी सोडियम और पोटेशियम धातु तो हैं, इन्हें हम धातु ही कहेंगे, लेकिन ये बहुत नरम है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म है उसका पालन नहीं कर रही एक गुणधर्म का, इसलिए नहीं कहेंगे धातुओं के अपवाद। दूसरा पॉइंट देखिए, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में, जबकि मरकरी यानी पारा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो नियम तो यह है कि जो धातुएं ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाएं, लेकिन जो मरकरी है यानी पारा धातु ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी यानी पारा धातु तो है, लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्या है, धातुओं के कुछ अपवाद हैं। इसके अलावा अन्य अपवाद भी हैं, उन्हें हम उच्च कक्षा में जानेंगे। अब देखिए अधातुओं के अपवाद। अब अधातुओं के अपवाद देखिए, इसमें हम ऐसी अधातुएं जानेंगे जो अधातुओं के गुणधर्मों का पालन नहीं करती हैं। पहला पॉइंट देखिए, अधातुएं सामान्यतः चमकीली नहीं होती। नियम तो यह है कि अधातुएं चमकीली नहीं होती, जबकि आयोडीन अधातु चमकीली होती है। देखो आयोडीन अधातु है, फिर भी क्या है, चमकीली। दूसरा पॉइंट है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि ग्रेफाइट अधातु विद्युत की चालक होती है। जो अधातुएं होती हैं ये विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि जो ग्रेफाइट अधातु है ये विद्युत की क्या होती है, चालक। इसे याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है, जो अधातुएं होती हैं ये सामान्यतः द्रव एवं गैस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि जो हीरा अधातु है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। हीरा अधातु है, फिर भी क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, और ठोस अवस्था में पाई जाती है तो ये कठोर है। और हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। यानी अब तक जितने भी पदार्थ खोजे गए या जाने गए उनमें हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ये अधातु है, फिर भी क्या है, कठोर है। तो ये तो थे कुछ अधातुओं के अपवाद। अब इन गुणों को देखिए जो हमने पढ़े थे, जैसे आघातवर्ध्यता, तन्यता, ध्वनिकता। इन गुणों को देखिए। आघातवर्ध्यता किसे कहेंगे, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों या सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। देखो धातुओं को हम पीटकर पतली चादरों में या सीटों में परिवर्तित कर सकते हैं, धातुओं को यही गुण क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता। देखो कहलाता है, कहलाती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए तन्यता। तन्यता कैसे कहेंगे, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाती है। यानी धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर लंबे तारों में बदला जाता है, तन्यता कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। तो आपको ये लिखना है, पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो आपको सोना बताना है। अब देखिए धातुओं का अगला गुण है ध्वनिकता। इसे ध्वनिकता लिखना या सोनोरसता। तो ध्वनिकता किसे कहते हैं, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे किसी कठोर सतह से टकराकर गायन ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, ध्वनिकता कहलाता है। देखो ध्वनिक कहलाती है, ध्वनिकता कहलाता है। तो धातुओं का वह गुण जिससे वे किसी कठोर सतह से टकराकर गायन ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, क्या कहलाती है, ध्वनिकता। अब तक हमने जाने हैं धातुओं और अधातुओं दोनों के भौतिक गुणधर्म एवं इनके कुछ अपवाद और इनके कुछ विशेष गुणधर्म। अब हम जानेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, उन्हें भी देखिए। अब देखिए धातुएं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म दोनों के साथ साथ पढ़ेंगे। जो धातुएं हैं एवं अधातुएं, इन दोनों के गुणधर्म जानेंगे। कौन से, रासायनिक गुणधर्म। इसमें पहला गुणधर्म है धातुओं में अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। यानी जो धातुएं हैं
और जो अधातुएं हैं ये ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार अपक्रिया करती हैं। तो देखिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो दोनों को याद रखना, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जिन्हें धात्विक ऑक्साइड भी कहते हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन एरो में धातु ऑक्साइड। अब कोई भी एक धातु लेंगे, जैसे मैग्नीशियम यानी Mg प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो MgO। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, धातु प्लस ऑक्सीजन, इसमें धातु की जगह कोई भी एक धातु रखनी है, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, और ऑक्सीजन तो रखनी है और साथ में धातु ऑक्साइड। और क्या बना है इनसे? धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड में धातु की जगह जो धातु हमने ली, जैसे जिंक ली, कॉपर ली, आयरन ली, उसका नाम लिखेंगे और उसे पूरा लिखेंगे। जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन एरो आयरन ऑक्साइड। ऊपर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन्हें आप देख लें। देखो, धातुएं तो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन अधातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे ही सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। इन्हें याद रखना। तो धातुएं एवं अधातुएं दोनों ऑक्सीजन साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं धातुओं के ऑक्साइड, अधातुएं अधातु के ऑक्साइड। इनके उदाहरण याद रखना। धातु ऑक्साइड बात करें तो धातु लेंगे, अधातु ऑक्साइड बात करें तो अधातु लेंगे। दोनों की अपक्रिया ऑक्सीजन साथ कराएंगे। अब देखिए, ये पॉइंट है, इसको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी कक्षा 8 में शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वैसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो धातुओं के ऑक्साइड बने जैसे MgO, ZnO, Fe2O3, CuO, ये सब क्या हैं? क्षारीय प्रकृति के। जैसे इन्हें हम जल में घोलेंगे तो क्या बनाएंगे? क्षार। जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जितने अधातु ऑक्साइड बन रहे जैसे CO2, NO2, SO2, ये सब क्या है? अम्लीय प्रकृति के। जैसे जल में घोलेंगे तो ये अम्ल बनाएंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए धातु ऑक्साइड का, MgO धातु ऑक्साइड है प्लस में जल, ये जल में घुलकर क्या बनाएंगे? क्षार। MgOH का होल ट्वाइस ये क्या है? क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है प्लस में H2O। H2O क्या है? जल। एरो H2SO3 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बना रहा है, जबकि धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार। जैसे और उदाहरण देखिए CuO, ये क्या? कॉपर ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड है प्लस में H2O, ये जल में घुलकर क्या बनाएगी? क्षार। तो CuOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बना रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, इसे याद रखना। अब इस पॉइंट को देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखिए। संक्षारण एक अपक्रिया होती है, उसमें क्या होता है? जब भी कोई धातु किसी अम्ल, नमी, आर्द्रता इनके संपर्क में आती है तो उस पर एक अलग रंग की या भिन्न रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं संक्षारण। अब संक्षारण के 3 उदाहरण हैं। इनमें पहली है लोहे पर जंग लगना, दूसरी है तांबे का हरा होना, तीसरी है चांदी का काला होना। अब इनको हम देखेंगे। पहला है लोहे पर जंग लगने का प्रक्रम। लोहे पर जंग कब लगता है? जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं जंग, और यह प्रक्रम कहलाता है जंग लगना। जैसे अपक्रिया देखिए, Fe+O2 + H2O। Fe क्या है? आयरन, O2 ऑक्सीजन, H2O जल। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो इनके संपर्क में आता है तो क्या बनाता है? Fe2O3.X H2O। Fe+O2 + H2O एरो
Fe2O3.X X क्या है, यहाँ जल के अणुओं की संख्या है कि कितने जल के अणु लेने हैं। कई बार 3 लेते हैं, कई बार अन्य लेते हैं, तो यहाँ 3H2O भी मिल सकता है। तो ये तो है लोहे पर जंग लगने की अपक्रिया, इसे याद रखना पहली वाली। अब दूसरी को देखिए। दूसरी तांबे का संचारित होना। जब तांबे को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है तो उस पर हल्की हरे रंग की परत जम जाती है, जो कि कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। CuCO3 ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट। जब तांबे को खुला छोड़ा जाए नम वायु में तो उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जो किसके कारण होती है, कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण। कैसे होगी देखिए, इसकी अपक्रिया देखिए। कॉपर प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन एरो में कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, और कॉपर कार्बोनेट बन गया है, इसके कारण उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा। ये अपक्रिया आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो कॉपर प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन एरो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, यह तांबे का संचारित होना दूसरी अपक्रिया। अब देखिए चांदी की। तीसरा है चांदी का काला होना। जैसे ही हम चांदी को यानी सिल्वर को, सिल्वर कैसे कहते हैं, चांदी को, जैसे ही चांदी को खुला छोड़ते हैं तो ये वायुमंडल में से जो सल्फर है उसके साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण इसका रंग काला हो जाता है। यही क्या है, चांदी का संचारित होना। जैसे देखिए Ag+S एरो AgS, Ag क्या है, सिल्वर या चांदी, S सल्फर, तो AgS बना है, ये क्या है, सिल्वर सल्फाइड। इसके बनने के कारण चांदी का रंग काला हो जाता है। तो ये तीनों संचारण की अपक्रियाएं, लोहे पर जंग लगना, तांबे का हरा होना, चांदी का काला होना, इन्हें याद रखना। अब देखिए धातुओं एवं अधातुओं की जल साथ अपक्रिया। तो देखिए धातुओं और अधातुओं की जल के, देखो यहाँ सात को भूल गए हम, सात को आपको लिखना है, जल के साथ अपक्रिया। हम इनकी 4 अपक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली तो पढ़ी ऑक्सीजन के साथ, दूसरी पढ़ रहे हैं जल के साथ, तीसरी पढ़ेंगे अम्ल के साथ, चौथी पढ़ेंगे क्षार के साथ। अब देखिए धातुएं और अधातुएं जल के साथ किस प्रकार अपक्रिया करती हैं। तो पहले धातुओं की देखें। सभी धातुएं जल के साथ असमान रूप से अपक्रिया करती हैं, यानी कोई तो किस प्रकार अपक्रिया करेगी, कोई तीव्र अपक्रिया करेगी, कोई मंद, यानी समान रूप से अपक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं जल के साथ तीव्र गति से अपक्रिया करती हैं, जबकि कुछ धातुएं जल के साथ मंद या धीमी गति से अपक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं तो जल के साथ बहुत तीव्र गति से अपक्रिया करती हैं, यानी तुरंत अपक्रिया कर लेती हैं, जबकि कुछ धातुएं बहुत मंद या धीमी गति से अपक्रिया करती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम जल के साथ तीव्र अपक्रिया करता है, जबकि आयरन जल के साथ धीमी या मंद अपक्रिया करता है। तो धातुओं की जल के साथ अपक्रिया लिखनी है तो क्या लिखें, सभी धातुएं जल के साथ असमान रूप से अपक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं तो जल के साथ तीव्र गति से अपक्रिया करती हैं, जबकि कुछ धातुएं जल के साथ धीमी गति से अपक्रिया करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम जल के साथ तीव्र अपक्रिया करता है, जबकि आयरन जल के साथ धीमी या मंद अपक्रिया करता है। तो सोडियम जल के साथ इतनी तीव्र अपक्रिया करता है कि जल के साथ संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। अब इसे रखेंगे आगे केरोसिन या मिट्टी के तेल में, ये भी प्रश्न है। जबकि आयरन क्या है, जल के साथ धीमी अपक्रिया करता है। दोनों क्या है, धातुएं। अब देखिए अभी हमने धातुओं की जल के साथ अपक्रिया पढ़ी, और अधातुओं की इतना ही लिखना है इसमें, ये सामान्यतः अधातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। तो धातुओं की तो इस प्रकार लिखनी है, असमान रूप से करते हैं, कुछ तीव्र कुछ मंद या धीमी, जबकि अधातुओं में लिखनी है कि जो अधातुएं हैं ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। ये आपके सिलेबस के अनुसार है। अब देखिए 2 पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है सोडियम बहुत अधिक अपक्रियाशील धातु है, यह जल एवं वायु के साथ अपक्रिया कर आग पकड़ लेता है। तो वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा तो वैसे आग पकड़ेगा, और जल के साथ तो तीव्र अपक्रिया कर रहा है तो भी आग पकड़ रहा है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम एक बहुत अधिक अपक्रियाशील धातु है, तो जल एवं वायु के साथ अपक्रिया कर
आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे आग पकड़ने से बचाने हेतु, इसकी सुरक्षा हेतु मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वैसे हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, आसपास जो चीज़ है उसकी सुरक्षा करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु है। फास्फोरस क्या है? बहुत सक्रिय धातु है। यह वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है। ये वायु के साथ जैसे ही अभिक्रिया करता है तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क रोकने के लिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्योंकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। देखो, फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु है, ये वायु के साथ तुरंत अभिक्रिया कर आग पकड़ रहा है, इसलिए इसे ऑक्सीजन का संपर्क रोकने के लिए पानी में रखेंगे, यानी जल में, क्योंकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते तो पानी में सुरक्षित रहेगा। इसलिए आग को रोकने के लिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सोडियम को तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जबकि फास्फोरस को पानी में। तो दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना, ये भी और ये भी। अब देखिए अम्लों के साथ अभिक्रिया, हम दोनों की पढ़ रहे हैं, धातुओं और अधातुओं की। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया पहले पढ़ेंगे धातुओं की। तो देखिए, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं ये अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अम्ल क्या होते हैं, या आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, 5वें पाठ में, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अगर अम्ल के बारे में ज़्यादा जानना है तो कमेंट करें। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है, जैसे ही इसे मोमबत्ती के संपर्क में लाएंगे या इसे जलाएंगे तो ये पॉप यानी फटफट ध्वनि के साथ जलेगी, जो कि पॉप यानी फटफट ध्वनि के साथ जलती है। जब भी हाइड्रोजन गैस को जलाया जाए तो ये पॉप यानी फटफट ध्वनि के साथ जलती है। तो इसको याद रखना कि पॉप ध्वनि कब निकलती है, या हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर हमें पता लगाना यहाँ हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस निकली है इस अभिक्रिया से, तो उस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली या कोई भी जलने वाली चीज़ लाएंगे उसके पास। जैसे वो उसके संपर्क में आएगी, अगर वो हाइड्रोजन गैस है तो पॉप यानी फटफट ध्वनि के साथ जलेगी। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे धातु प्लस अम्ल एरो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब धातु की जगह कोई एक धातु रखेंगे, जैसे मैग्नीशियम। अम्ल की जगह एक अम्ल, जैसे HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो Mg प्लस HCl एरो MgCl2 प्लस H2। Mg क्या है? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो MgCl2 है यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, ये लवण है। साथ में H2 यानी ये हाइड्रोजन गैस निकली है। दूसरा उदाहरण देखिए, Cu प्लस H2SO4 एरो CuSO4 प्लस में H2। Cu यानी कॉपर, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एरो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? देखो, ये तो है धातु और ये है अम्ल। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बना रही हैं, तो CuSO4 क्या है? लवण है। तो इनको याद रखना कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये तो हमने पढ़ा है धातु की। अधातु की देखिए, अधातु में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, सामान्यतः धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। अधातु की बड़ी ही सिंपल अभिक्रियाएं हैं तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। इससे पहले हमने पढ़ा जल के साथ, धातुओं की पढ़ा, लेकिन अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया पढ़ी। सामान्यतः धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब अम्ल के साथ, सामान्यतः धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसे याद रखना। अब देखिए क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब धातुओं और अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो धातुएं जिस प्रकार अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार क्षारों के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए, धातु प्लस क्षार एरो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे आप लिख सकते हैं, धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और आगे लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है, इसे मोमबत्ती के संपर्क में लाने पर या ज्वाला के संपर्क में लाने पर यह पॉप या फटफट ध्वनि के साथ जलती है। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, धातु लें जैसे Zn यानी जिंक प्लस एक क्षार लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुना होगा, NaOH। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ से लवण बनेगा Na2
ZnO2 प्लस H2 गैस। इसे याद रखें, यानी जिंक क्या है, धातु, NaOH क्षार। तो धातु में क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण हाइड्रोजन गैस बना रही है। ये जो Na2ZnO2 बना है इसे कहेंगे सोडियम जिंकेट, यह एक लवण है, प्लस H2 यह हाइड्रोजन गैस है। अगर हम यहाँ लें एल्युमिनियम यानी Al, एल्युमिनियम का प्रतीक क्या है, Al, तो एल्युमिनियम प्लस NaOH एरो Na2AlO2, यहाँ Zn की जगह क्या आ जाएगा, Al, प्लस में H2, उसे कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट और इसे कहेंगे सोडियम जिंकेट। तो ये तो धातु की क्षारों के साथ अपक्रिया का उदाहरण है। हालांकि इस अपक्रिया को नहीं पूछेगा आपके सिलेबस के अनुसार। अब देखिए अधातुओं की क्षारों के साथ अपक्रिया, धातुएं तो क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रही हैं। अधातुएं यानी अधातुओं की क्षारों के साथ अपक्रियाएं जटिल हैं। जो अधातुएं ये क्षारों के साथ अत्यंत जटिल अपक्रियाएं करती हैं, बस इतना ही याद रखना है। अधातुओं की तो बस ऑक्सीजन साथ अपक्रिया पड़ी है, अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन जल, अम्ल एवं क्षारों के साथ हमने पढ़ी ही नहीं। बस इतना ही याद रखें, अधातुओं की क्षारों के साथ अपक्रियाएं जटिल हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे विस्थापन अपक्रिया। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ी धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन साथ अपक्रिया, जल साथ अपक्रिया, अम्ल के साथ अपक्रिया एवं क्षार के साथ अपक्रिया। एक अलग ही अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। इसे देखिए, इसमें क्या होता है, पहले देखिए, एक उच्च अपक्रियाशील धातु दूसरे निम्न अपक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर स्वयं उसके स्थान पर आ जाती है, जिसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, विस्थापन, एक दूसरे का विस्थापन करेगी। एक जो धातु होगी दूसरा धातु का यौगिक होगा, एक धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करेगी और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगी। यही क्या है, विस्थापन अपक्रिया। जैसे देखिए FeSO4, ये क्या है, आयरन सल्फेट प्लस Zn यानी जिंक। तो जिंक क्या है, एक उच्च अपक्रियाशील धातु है, Fe इसकी तुलना में कम अपक्रियाशील है। तो जिंक आयरन को उसके यौगिक से यानी फेरस सल्फेट से विस्थापित कर देगी और स्वयं इसके स्थान पर आ जाएगी। देखिए FeSO4 प्लस Zn एरो ZnSO4 प्लस में Fe, तो Fe की जगह कौन आई, ये Zn यानी जिंक, ये इसके स्थान पर चली गई। ऐसे ही देखिए नीचे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन एरो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन कॉपर की तुलना में अधिक अपक्रियाशील धातु है, तो ये कॉपर को उसके यौगिक से यानी कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देगी और स्वयं इसके स्थान पर आ जाएगी। देखिए Cu की जगह कौन आ गई, Fe, तो FeSO4 प्लस में Cu। यही क्या है, विस्थापन अपक्रिया। फेरस सल्फेट प्लस जिंक एरो जिंक सल्फेट प्लस आयरन। इस पॉइंट को देखिए, एक उच्च अपक्रियाशील धातु ही दूसरे निम्न अपक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती है, किंतु एक निम्न अपक्रियाशील धातु उच्च अपक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर सकती, उसे हटा नहीं सकती। देखो ये वही पॉइंट था हमने जैसे पढ़ा है FeSO4 प्लस में Zn। तो Zn यानी जिंक आयरन की तुलना में अधिक अपक्रियाशील है, इसलिए इसे विस्थापित कर पाएगा। ऐसे दूसरे में पढ़ा हमने कॉपर, इसकी तुलना में आयरन यानी लोहा अधिक अपक्रियाशील धातु है, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा। लेकिन अगर एक कम अपक्रियाशील धातु है और दूसरी उच्च अपक्रियाशील धातु का यौगिक है, तो कम अपक्रियाशील धातु उच्च अपक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर सकती। जैसे देखिए ये कॉपर कम अपक्रियाशील है आयरन की तुलना में, तो ये आयरन सल्फेट से यानी फेरस सल्फेट से आयरन को यानी लोहे को विस्थापित नहीं कर सकेगी, तो आगे अपक्रिया नहीं होगी। इसे याद रखना। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी उच्च अपक्रियाशील है, कौन सी निम्न अपक्रियाशील? तो आपको तीन ही धातुएं याद रखनी है, जैसे Zn, Fe और कॉपर यानी Cu। इनमें से सबसे उच्च अपक्रियाशील है जिंक यानी Zn, उसके बाद आयरन यानी लोहा, उसके बाद कॉपर। तो इन तीनों में याद रखना है, जब भी आयरन और कॉपर दो तो आयरन विस्थापित करेगा, कॉपर नहीं। जब भी जिंक और आयरन दें
तो जिंक विस्थापित करेगा, आयरन नहीं। और जब भी Zn यानी जिंक और कॉपर आए तो जिंक विस्थापित करेगा, कॉपर नहीं। तो ऊपर वाली नीचे वाले को विस्थापित करेगी, नीचे वाली ऊपर वाले को नहीं। इस क्रम को याद रखना, केवल तीन ही को, जिंक, आयरन और कॉपर। ये नीचे वाला Cu है यानी कॉपर। अगर आपको अब भी विस्थापन अवक्रिया समझ नहीं आई है और अच्छे से समझना है तो कमेंट करें, हम बोर्ड पर समझाएंगे। अभी तक हमने जाने धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, एक विस्थापन अवक्रिया अब जानी। अब देखिए धातुओं के उपयोग, इसके बाद हम जानेंगे अधातुओं के उपयोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए धातुओं के उपयोग, अब हम धातुओं के उपयोग जान रहे हैं। धातुओं का उपयोग मशीनों, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, वायुयान, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। तो जब भी धातुओं के उपयोग पूछिए तो आपको पूरा याद करना है और इसे अच्छे से लिखना है। इसे अच्छे से याद कर लें कि धातुओं का उपयोग मशीनों, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, वायुयान, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग तो सीधा याद रखना है कि इनके निर्माण में धातुओं का उपयोग होता है। अब देखिए धातुओं के उपयोग। अभी हमने जाने धातुओं का उपयोग, अब देखिए अधातुओं के उपयोग। अधातुओं का उपयोग का को क्या कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अधातुओं के उपयोग पढ़ेंगे। अधातुओं के अनेक उपयोग हैं जैसे धातुओं के हैं, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को याद करेंगे, यानी कुछ पॉइंट्स ही देखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन अधातु का उपयोग हम सजीव, हम कौन है, सजीव, श्वसन के दौरान करते हैं। जो ऑक्सीजन है ये क्या है, अधातु। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये दोनों क्या हैं, अधातु हैं। तो ऑक्सीजन अधातु का उपयोग हम श्वसन में करते हैं, पहला उपयोग है। दूसरा देखिए सल्फर अधातु का उपयोग पटाखों को बनाने में होता है। जो पटाखे होते हैं उनको बनाने में सल्फर अधातु का उपयोग होता है। सल्फर क्या है, अधातु। तो ये दूसरा उपयोग है, सल्फर अधातु का उपयोग पटाखों को बनाने में होता है। तीसरा पॉइंट देखिए आयोडीन अधातु का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने हेतु किया जाता है। जो आयोडीन अधातु है इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने हेतु किया जाता है। एंटीबायोटिक आप जानते हैं, प्रतिजैविक, इसको हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा है, सूक्ष्म जीव वाले में। तो आयोडीन अधातु का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में कहाँ लगाने होता है, घावों पर लगाने हेतु किया जाता है। चौथा उपयोग देखिए जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन या ओजोन अधातु का उपयोग होता है। वैसे क्लोरीन और ओजोन दोनों ही का उपयोग कहाँ होता है, जल के शुद्धिकरण में। दोनों क्या हैं, अधातु हैं। तो जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन या ओजोन अधातु का उपयोग होता है। अगला उपयोग देखिए NPK, N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस, K यानी पोटेशियम। तो NPK अधातुओं का उपयोग उर्वरकों के रूप में फसलों की वृद्धि हेतु किया जाता है। इसे आप पहले भी जान चुके होंगे कि मृदा में उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है पहले पार्ट में। तो NPK क्या है, उर्वरक हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। तो NPK अधातुओं का उपयोग उर्वरकों के रूप में फसलों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो ये तो हमने पढ़े कुछ अधातुओं के उपयोग। तो इसी के साथ ही आपका 8 का विज्ञान का चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। इस पूरे पाठ में हमने जाना धातु एवं अधातु, इनके भौतिक गुणधर्म, इनके रासायनिक गुणधर्म, विस्थापन अवक्रिया, धातुओं के उपयोग एवं अधातुओं के उपयोग। आशा है आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इसे बार बार याद करें और इसे दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको अभी किसी सब्जेक्ट टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तो बच्चों मिलते हैं किसी और पार्ट की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।